देखिए अगर अगला पार्ट क्या रहेगा, BHI 144 चैप्टर नंबर 18 या यूनिट नंबर 18 रहेगा, क्या रहेगा, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, यानी राष्ट्रवादी इतिहासकार या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, इसको यही बोला जाएगा राष्ट्रवादियों। देखो अब क्या है, जैसे जिस प्रकार से हमने 17वें चैप्टर में पढ़ा, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब हमने 17वें चैप्टर में पढ़ा कि जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने भारत की जम करके आलोचना कर दी। 17वें चैप्टर में जैसा हमने देखा कि जो जितने भी इतिहासकार थे वो क्या थे, उन्हें भारत की जम करके आलोचना कर दी। जेम्स मिल हैं, स्मिथ हैं, ये जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने बोला कि भारत जो है वो सभ्य नहीं है, सभ्यता नहीं है। ठीक है, भारत क्या है, भारत में एक सांप्रदायिक विभाजन है। ठीक है, भारत में क्या है, सांप्रदायिक विभाजन फैला हुआ। भारत में जो इतिहास है, जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है वह एक हिंदू इतिहास है, मध्यकालीन का एक मुस्लिम इतिहास है और बाद में ब्रिटिश इतिहास। जिस प्रकार से विभाजन करते हैं, जिस प्रकार से अंग्रेजी यानी कह सकते हो कि जिस प्रकार से उपनिवेशिक इतिहासकारों ने बोला कि भारत में एक प्रकार से अगर आप देखोगे एकता मौजूद नहीं है, यानी विखंडन की स्थिति है। दूसरा वो कहते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको कई सारे बताया कि वो बोलते हैं कि जो यहाँ पर मुस्लिम शासक है या हिंदू जनता पर जिस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत की जमकर के आलोचना की, जमकर के आलोचना की। उन्होंने बोला कि भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वह बिल्कुल निचले पायदान की है। क्या है भाई मेरे, बिल्कुल निचले पायदान की है। ठीक है, जब उन्होंने बोला कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है बिल्कुल निचले पायदान की है, तो भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ, ध्यान रखना, अंग्रेजों ने भारत की क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी भाई मेरे। बोला कि तुमको कुछ आता नहीं है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। यानी अंग्रेजी इतिहासकारों ने बोला कि भारत की सभ्यता है वो सही नहीं है, समाज कई जातियों में बटा हुआ है, राजा इनका निरंकुश है, सभ्यता सही नहीं है, असभ्य लोग हैं, संस्कृति का इनको ज्ञान नहीं है, न इनमें कभी एकता थी न एकता कभी रहेगी। इस प्रकार की बातें सारे करते हैं। तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन की जितने भी औपनिवेशिक इतिहासकार थे उनकी प्रतिक्रिया में, ध्यान रखना, औपनिवेशिक इतिहासकार लेखकों की प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी लेखक आते हैं, राष्ट्रवादी आते हैं। यानी जो भारत की तरफ से जिन्होंने बताया कि जो ये औपनिवेशिक इतिहासकार हैं जो कह रहे हैं कि भारत में सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, उस चीज़ों की यानी उन्होंने क्या किया, उनका काउंटर बैक किया। जिस प्रकार से कोई तुमके कुछ बोले तो उसका जो काउंटर बैक किया, इन्होंने क्या किया, उसका काउंटर बैक किया। इसमें आप क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक इतिहासकारों की लेखन की प्रतिक्रिया में, देखो क्या बोला मैं, औपनिवेशिक इतिहासकारों की लेखन की प्रक्रिया में राष्ट्रवादी लेखक आते हैं, यानी भारत में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण यानी भारतीय राष्ट्रवादी लेखक आते हैं। इसमें जो आपका लिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो देखा 18.2 ही मैं आपको देख रहा हूं, फिर जैसे इसमें कुछ लोग हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, काशी प्रसाद मुकुंद है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको ही देखेंगे। जैसे इसमें 18वां चैप्टर है, एक बार रुकिएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या रहेगा, 18.2 रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद जो रहेगा इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें राधा कुमुद मुखर्जी जो है 18.5 रहेगा, ये कुछ राष्ट्रवादी लेखक हैं। फिर रमेश चंद्र मजूमदार, इनको लिख लेंगे कि मजूमदार की जो बात की गई है इनको हम देख लेंगे। तो वही है, सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं 18.2 पर ही चलते हैं। ठीक है, 18.2 पर पहले इसको समझाता हूँ, समझो मेरी बात को। जैसे बात करेंगे कि जैसे आ गया कि राष्ट्रवादी लेखन को बताओ, नहीं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या था, या क्वेश्चन यही आता है आपको, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, भारत में राष्ट्रवादी लेखन की समझ को बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, भूमिका लिखोगे। क्या लिखोगे भाई मेरे, भूमिका लिखोगे। भूमिका में क्या लिखते हैं, सबसे पहले समझो इसको। क्या था, औपनिवेशिक जो इतिहासकार थे, ठीक है, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने क्या की, भारत की जमकर के तीखी आलोचना की। क्या की, भारत की जमकर के वो क्या करते हैं, उसकी तीखी आलोचना करते हैं। और उनकी प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आता है। क्या होता है, उनकी प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहासकार आएंगे। क्या आएंगे, राष्ट्रवादी इतिहासकार आते हैं। और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो है वह 1857 की क्रांति के बाद का लेखन किया जाता है। देखो, औपनिवेशिक जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने 18वीं शताब्दी में बताया कि भारत में सभ्यता सही नहीं है, संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, इनकी जो सभ्यता सबसे निचले पायदान की है, असभ्य लोग हैं, इनमें एकता नहीं है, चीज़ें नहीं है। इसके काउंटर बैक में इनकी प्रतिक्रिया करने के लिए क्या आता है, इनको कहता है कि भाई ये तुम जो औपनिवेशिक इतिहासकारों ने बोला, राष्ट्रवादी कहते हैं कि जो आप सब लोग कह रहे हो ये बिल्कुल गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है,
अब इनको क्या करेंगे, इनको इनकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। यानी देखो राष्ट्रवादी जो इतिहास लेखन होता है वह 19वीं शताब्दी में आया है, ठीक है। साम्राज्यवादी विरोधी यानी जो साम्राज्यवादी लेखक हैं या औपनिवेशिक जो इतिहासकार हैं उनके विरोध में यानी उनकी बातों का खंडन करने के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारत में आता है। क्या होता है, जो साम्राज्यवादी लेखक थे या औपनिवेशिक जो इतिहासकार थे उनकी साम्राज्यवादी विरोधी या साम्राज्यवादी जो उनकी बातें थी, इस प्रकार की उन्होंने बातें की थी, उसका खंडन करने के लिए क्या होता है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आता है। राष्ट्रवादी यहाँ पर राइटर आएंगे या लेखक लोग आते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं, जैसे मैं कुछ नाम बता दूं, केपी जायसवाल, क्या है, कुछ नाम है, बहुत फेमस नाम है, केपी जायसवाल, भंडारकर, ठीक है, नीलकंठ शास्त्री, मजूमदार, ये सारे क्या हैं, सारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, सारे भारतीय हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत की तीखी आलोचना करते हैं, कहते हैं सभ्यता संस्कृति कल्चर नहीं है, संस्कृति दोयम दर्जे की है या निचले पायदान की है। जिस प्रकार से जेम्स मिल कहता है कि भारत में कभी भी सभ्यता नहीं थी या भारत जो है वह भारत में सांप्रदायिक विभाजन है, वह सांप्रदायिक विभाजन है। या साम्राज्यवादी जो लेखक होते हैं जिस प्रकार से वह भारत विरोधी हैं या उनकी बातों का खंडन करने के लिए भारत में राष्ट्रवादी लेखक आते हैं। तो ये सारा आपका जो मैं अभी तक मैंने बोला इसको आप क्या लिखोगे, भूमिका में लिखोगे। अब विशेषताएं क्या लिखोगे, तो इनमें अगर आएगी जैसे आपको विशेषताएं क्या लिखनी पड़ेंगी, मैं कुछ विशेषताएं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस नोट्स में दिख नहीं रहा है इसको मैंने, लेकिन सुनिएगा सिर्फ। विशेषता में क्या लिखोगे, विशेषता इनकी क्या है, देखो धर्म के परिवर्तन का आधार, यानी जिस प्रकार से, ध्यान सुना मैं क्या बोला, जिस प्रकार से राष्ट्रवादी लेखकों ने, जिस प्रकार से जो साम्राज्यवादी लेखक थे उन्होंने बोला कि भारत में कुछ नहीं, कल्चर नहीं, कुछ नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रवादी लेखक थे उन्होंने धर्म का आधार बनाया। यानी उन राष्ट्रवादी लेखकों ने बोला किया, यानी भारत में धर्म एक परिवर्तन का आधार है। उन्होंने बोला कि भारत का जो धर्म है, यानी भारत का जो हिंदू धर्म है वह बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है, बल्कि वह एक रिलीजन नहीं बल्कि एक जीवन जीने की शैली है, एक कल्चर है। उन्होंने ऐसा बोला, यानी उन्होंने बोला कि भारत में जो परिवर्तन है वह धार्मिक आधार पे ही हो सकता है, क्योंकि भारत में जो हिंदू धर्म है वह मात्र एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। रिलीजन नॉट ए रिलीजन, हिंदू क्या बोले, उन्होंने बोला भाई मेरे, हिंदू क्या है, एक धर्म नहीं, एक रिलीजन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की शैली है या जीवन जीने की पद्धति है। उन्होंने बोला कि भारत का जो हिंदू धर्म है वह बहुत बेहतर है। किसने बोला, राष्ट्रवादी लेखकों ने बोला इस बात को, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि भारत में हिंदू की वजह से क्या हो रहा है, धार्मिक विभाजन बढ़ा है, समाज जातियों में बटा हुआ है। इस प्रकार की जब अंग्रेज बातें करते हैं तो इस पे पहला काउंटर कौन करता है, इनकी पहला काउंटर उन्होंने किया। दूसरा, जेम्स मिल ने, जिस प्रकार से जेम्स मिल ने भारत में सांप्रदायिक विभाजन को बता कि भारत में जो सांप्रदायिक विभाजन है उसको राष्ट्रवादी जो लेखक होते हैं उसको पूरी तरीके से वो क्या करेंगे, नकार देंगे। क्या कर देते हैं, वो कहते हैं भारत में जो सांप्रदायिक विभाजन, जैसे जेम्स मिल कहता है, उसको एक पूरी तरीके से नकार देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनकी पहली खासियत है। इनको नकारने वाले लोग ये कहते हैं कि जो हमारा समाज है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उससे पहले हमारा जो मौर्य काल है, हमारा जो गुप्त काल है, यानी मौर्य काल गुप्त काल की लोग क्या करते हैं, बहुत सारी प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे भाई मेरे, ये उसकी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। यानी जेम्स मिल के जो सांप्रदायिक विभाजन है उसको इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से इनको क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी यानी जेम्स मिल है, विंसेंट स्मिथ है, अनेक द्वारा लिखे गए भारतीय जो साम्राज्यवादी शक्ति थे, इनका एक प्रकार की इनकी सभ्यता कहानी को प्रयास किया था, इनका क्या कर देंगे पूरी तरीके से उनको। दूसरा, जो राष्ट्रवादी लेखक हैं या भारत की जो वंशावलियां हैं, जैसे गुप्त काल को यानी कहते हैं भारत का स्वर्ण काल था। राष्ट्रवादी लेखकों ने बोला कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो गुप्त काल है उसको ये स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। कहते हैं उस समय जो शासन पद्धति थी वह सबसे बेहतर थी। यानी ये लोग जैसे राजा महाराजा उसका अध्ययन करते हैं और बोलते हैं भारत में जो वंशावली है, यानी जो शासक पद्धति है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखने की बात करते हैं। यानी कहते हैं कि हमारा जो गुप्त काल था वह स्वर्ण काल था, तथा मौर्य काल को भी ये काफ़ी बेहतर बताते हैं। यानी जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को बोला था, या उन्होंने जिस प्रकार से कहा था भाई आपको सभ्यता नहीं, आपको संस्कृति नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, चीज़ों का खंडन करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने आरोप लगा दिया था ना कि तुम्हारा जो प्राचीन इतिहास है वो बहुत खराब है, उसमें समाज सब लोग लड़ाई वड़ाई कर रहा है। भाई मेरे तुम सब लोग तो लड़ते रहते, हिंदू मुस्लिम में तुम्हारा तो पूरा धर्म समाज बटा हुआ है।
इसलिए वो यह कहते हैं कि भारत का जो गुप्त काल है वो बहुत बेहतर है। सिर्फ आपको हिंदू काल से नहीं आप उसको कह सकते हैं कि हिंदुओं का काल था, या आप मध्य भारत को आप मुस्लिम काल कह के उसको परिभाषित या कर उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि गुप्त यानी वंशावली, यानी जहाँ पर जैसे मौर्य काल है, हमारा गुप्त काल है, या हर्षवर्धन का काल है, उसको क्या करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर देंगे भाई मेरे। नहीं, ये क्या करते हैं, जो हमारा अगर देखो जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसकी प्रशंसा करते हैं और उनकी अच्छाइयों को सामने लेकर के आकर के बताने का प्रयास करेंगे कि भाई मेरे औपनिवेशिक इतिहासकार जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। दूसरा एक बड़ा इन्होंने खंडन किया, इसको जरूर आप समझिएगा। अंग्रेजी जितने इतिहासकार थे या उपनिवेशिक जो इतिहासकार थे, उन्होंने बोला कि भारत में एकता नहीं है। क्या बोला, मैंने आपको बोला भी था कि अंग्रेजी इतिहासकार इस बात को कहता है कि भारत में राजनैतिक एकता नहीं है, यानी भारत जो है वह खंडित है, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है यहाँ पर। लेकिन जो औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इस प्रकार की बातें की, लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार आते हैं वो कहते हैं कि जब मौर्य काल था, क्या कहते हैं, जब मौर्य काल था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और पूरा हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक जो पूरा भारत था उसके साम्राज्य में चलता था। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि भारत में कभी भी एकता नहीं थी, कभी भी राजनीतिक एकता नहीं थी। हमारा जो इतिहास है वो बहुत बेहतर इतिहास है, हमारे सभ्यता जो संस्कृति जो कल्चर है उसका बहुत ज्यादा एक लोग क्या करेंगे, गुणगान करेंगे। जिस प्रकार ने उपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत में कभी भी राजनीतिक एकता नहीं मौजूद है, यानी भारत जो है वो कभी भी एकजुट नहीं रहा है, समाज जातियों में बटा था, समाज धर्म में बटा हुआ था, यह समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा है। वो लोग कहते हैं कि भारत जो है वह राजनीतिक रूप से हमेशा एक रहा है। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, क्योंकि भाई मेरे तर्कों के आधार पे उनकी बातों को काट रहे हैं, यानी तर्क, उन्होंने तो बोल दिया तर्क के आधार पे भैया ऐसा ऐसा है, तो अब राष्ट्रवादी जब लेखक आते हैं ये अपने अपने तर्क रखेंगे और तर्कों के आधार पे जितने उपनिवेश के इतिहासकार थे, जैसे जेम्स मिल थे, स्मिथ थे, या जितने अन्य विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने जिस प्रकार से भारत की आलोचना की थी उनकी सभी बातों का एक खंडन करते हुए नजर आएंगे। पहले उन्होंने खंडन कर दिया कि भाई जो अशोक सम्राट अशोक थे उनका तो शासन पूरे भारत पर चलता था, हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक शासन करते थे, तो आप सब लोग कैसे कह सकते हैं कि भारत में कभी राजनीतिक एकता नहीं मौजूद थी। यानी आप लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये पहला बात है। दूसरा, उन्होंने जो जितने भी इतिहासकार थे, जितने अगर देखोगे जितने अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने ये बता दिया कि भारत में जो था वह जो है कि ये समाज बटा हुआ था, यानी राजा जो है एक प्रकार से बोल देते हैं कि राजा जो यहाँ पर है वो क्या है, निरंकुश शासन करता था। बल्कि वो बोलते हैं कि भारत में जो राजशाही है वह निरंकुश नहीं है, निरंकुश उसको नहीं बताते हैं, बल्कि यहाँ पर हर्षवर्धन के काल को एग्जाम्पल देते हुए, गुप्त काल को एग्जाम्पल देते बताते हैं कि यहाँ पर जो राजशाही है वह निरंकुश नहीं है, बल्कि राजा है क्या है, न्यायप्रिय राजा है, कल्याणकारी राजा, यानी कल्याणकारी। हमारा जो स्टेट है वो कल्याणकारी स्टेट है, हमारे यहाँ पर दमन नहीं है, यानी जो शासक है वह शोषण और दमन नहीं करता है। इस प्रकार से जैसे इन्होंने गुप्त काल को इन्होंने बहुत, क्योंकि गुप्त काल को इन्होंने बहुत ज़्यादा बताया कि गुप्त काल से ही ज्यादातर एग्जाम्पल दे रहे थे, यानी उनको जो उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा है वैसा है उसको काट रहे हैं। अंग्रेजी इतिहासकारों ने बोला कि भारत में जो सांप्रदायिक विभाजन है उसको पूरी तरीके से इनको नकार देते हैं। क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, और ये कहते हैं कि भारत में सांप्रदायिक विभाजन नहीं है, भारतीय जो समाज है वह हिंदू जो समाज है वह एक क्या है भाई मेरे, एक जीवन जीने की पद्धति है, और हिंदू समाज में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं बताते हैं, यानी किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है, किसी प्रकार का डिवीजन को रिजेक्ट कर देते हैं क्या बोलते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। ठीक है, जितने अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने भारत की क्या कर दी थी भाई मेरे, जमकर के आलोचना कर दी थी, तो इनका क्या काउंटर बैक किया जा रहा है। ठीक है, अगला रहेगा आपका, जैसे देखोगे दूसरा, इन्होंने बोला कि भारत में जो परिवर्तन है, ठीक है, हेलो, वही मैं चीजें आपको बता रहा हूं, इसमें मैं सारे पॉइंट, जैसे मैंने आपको भूमिका बताई, फिर उसके बाद मैंने विशेषता बताई। देखो भूमिका में क्या लिखोगे आप लोग, जैसे आ गया भूमिका में, मैंने ये पॉइंट बना रखा है भाई मेरे, मैं बोल देता हूं। भूमिका में क्या लिखोगे, औपनिवेशिक इतिहास लेखन की प्रक्रिया, यानी ये क्या होता है, जो राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टिकोण आता है, जो औपनिवेशिक इतिहास लेखक होते हैं उनकी प्रक्रिया में आते हैं, यानी उनका काउंटर बैक, उनकी प्रतिक्रिया में ये लोग प्रतिक्रिया करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने भारत की बोला कि भारत की सभ्यता सही नहीं है, संस्कृति सही नहीं है, या जेम्स मिल कि भारत में सांप्रदायिक विभाजन है, उसको काउंटर बैक करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, राष्ट्रवादी जो लेखन होता है वह
उन क्या होता है वह 19वीं शताब्दी में आता है, यानी 1857 की क्रांति के बाद ये लोग आते हैं। दूसरा, साम्राज्यवादी जो लेखक थे उनका क्या, उनकी बातों का खंडन करेंगे। क्या करेंगे? जो साम्राज्यवादी लेखक यानी जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने जिस प्रकार से भारत की बुराई की उसका क्या करेंगे? वो खंडन करेंगे। दूसरा, इसमें कौन कौन से लोग फेमस हैं? जैसे केपी जायसवाल हैं, भंडारकर हैं, नीलकंठ शास्त्री हैं, मजूमदार हैं और हेमंत राय हैं। ये कुछ फेमस हैं। आपकी बुक में भी कई सारे लोग हैं, उनको भी देख सकते हैं। दूसरा, विशेषताएं क्या? इनकी विशेषता यानी इन्होंने किस प्रकार से, इनकी खासियत क्या है? विशेषता जैसे इन्हें राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बोला कि धर्म को परिवर्तन का आधार बना, यानी उन्होंने बोला कि भारत का जो धर्म है उससे भारत में काफ़ी परिवर्तन आया है, यानी इन्होंने परिवर्तन का आधार इन्होंने धर्म को बोला, यानी धर्म जो है, यानी जो हमारा रिलीजन जो हिंदू धर्म है वह परिवर्तन का आधार है, उसको बता। दूसरा, उन्होंने जिस प्रकार से जेम्स मिल ने बोल दिया था भाई मेरे कि भारत जो है सांप्रदायिक रूप से भारत में सांप्रदायिक विभाजन है, तो उन्होंने बोला कि भारत में सांप्रदायिक विभाजन नहीं है। इस चीज़ों को इन्होंने क्या, यानी राष्ट्रवादी लेखकों ने क्या कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया, इसको नहीं मानते। यानी कहते हैं कि भारत में सांप्रदायिक विभाजन नहीं, बल्कि जो अंग्रेजी इतिहासकार कह रहे हैं कि भारत में सांप्रदायिक विभाजन है, वैसा इसमें वो नहीं है, बल्कि भारत का जो इतिहास है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बल्कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है, गुप्त काल का जो इतिहास है वह स्वर्णिम इतिहास है। इस प्रकार की चीजें। दूसरा, प्राचीन काल में जो हमारे राजा महाराजा हैं उनकी जो वंशावली है उनका ये बहुत ज़्यादा गुणगान करेंगे, यानी कह सकते हो कि राष्ट्रवादी जो इतिहासकार होते हैं, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, ठीक है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसको क्या करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा गुणगान करेंगे। गुणगान का मतलब होता है उनकी उपलब्धियों का बखान करेंगे। बखान का मतलब होता है उसकी अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें बताना। इस प्रकार की वो क्या करेंगे, बातों को बताएंगे, ठीक है, यानी किस प्रकार से राष्ट्रवादी लेखक हैं या किस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को बताया। दूसरा, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से, अंग्रेजी इतिहासकारों ने नेक्स्ट पॉइंट करेगा, जिस प्रकार से अंग्रेजी इतिहासकारों ने बोला था कि भारत में एकता मौजूद नहीं है। अंग्रेजी इतिहासकारों ने बोला था कि भारत में किसी प्रकार की एकता नहीं मौजूद है, यानी भारत में क्या है, विभाजन है। क्या है? उन्होंने बोला था कि भारत में भाई मेरे विभाजन की स्थिति है। तो कहते हैं कि भारत में जो है विभाजन नहीं, इस विभाजन वाली जो बात है उसको क्या कर देते हैं, वह पूरी तरीके से उनको नकारते हुए नजर आएंगे। यानी विभाजन जो है, यानी कहते हैं भाई अंग्रेजी इतिहासकारों की भारत जो है वह विभाजित है, टुकड़ों में बटा हो। लेकिन वो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने बोला कि भारत में किसी प्रकार के विभाजन नहीं है, बल्कि भारत में राजनीतिक एकता रही है। यानी अंग्रेजी इतिहासकार ने बोला था कि भारत कभी भी राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं था, एकता नहीं है। इसे वो कहते हैं कि भारत में राजनीतिक एकता है, क्योंकि जब हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनका शासन हिंद महासागर से हिमालय से लेकर के वो हिंद महासागर तक चलता था। यानी पूरा जो भारत था वह क्या था, राजनीतिक रूप से एकजुट था। तो आप ऐसी बातें क्यों है, यानी वो उनकी बातों का क्या करेंगे, काउंटर बैक करेंगे, यानी उनकी बातों का क्या एक प्रकार से नकार देंगे। तथ्यों के आधार पर, क्या मैं बोल रहा हूँ, तथ्यों के आधार पे उनकी बातों का क्या कर देते हैं, ये नकार दी जाएंगी। ये विशेषता, ये 4 पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझ सकते हैं। अगली कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, इनकी कुछ सीमाएं हैं। यानी जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे इन्होंने कई सारी चीज़ों को ऐड नहीं किया, यानी कई सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा। दूसरा, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे इनकी सीमाएं क्या हैं, सीमाएं में आप क्या लिखोगे, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वह भारतीय समाज जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसकी तो बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं, उसकी तो बहुत प्रशंसा करते हैं, उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं। लेकिन भारतीय समाज में जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारे समाज में सामाजिक शोषण है, उसको इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। पॉइंट नंबर 1, यानी इनकी गलतियां क्या हैं या कह सकते हैं इनकी सीमाएं क्या थी। जिस प्रकार से कहते हैं कि भारतीय समाज जो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, या लेकिन उसमें जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जिस प्रकार से हमारे समाज में पितृसत्तात्मक समाज है, जिस प्रकार से हमारे समाज में जातियों का शोषण है, जिस प्रकार से हमारे समाज में सांप्रदायिक ढांचा बना हुआ, उस सांप्रदायिक ढांचा को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया, नजरअंदाज कर दिया। पॉइंट नंबर 1, भारतीय इतिहास यानी प्राचीन इतिहास की तो प्रशंसा करी, चलो अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे समाज में सांप्रदायिक ढांचा जिस प्रकार का बना हुआ, यानी हमारा समाज जिस प्रकार, यानी सामाजिक शोषण को इन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसीलिए आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे, जब आगे चैप्टर चलेगा, सबर्टन आएंगे। सबर्टन क्यों आ जाते हैं, सबर्टन इसलिए आ जाते हैं कि भारतीय इतिहास में सिर्फ आप तो प्रशंसा के पार्ट को पढ़ें, लेकिन जो यहाँ पर दलित वर्ग है या जो कह सकते हैं जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, आपने तो उनको इतिहास से बिल्कुल पूरी तरीके से आप तो अलग कर दिया, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हो आप।
देखो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने सिर्फ राजाओं की बातें कर दी, बोला सभ्यता बहुत अच्छी, संस्कृति अच्छी है, यानी राजाओं, लेकिन उन जो आगे चलकर यहाँ पर हमें सबाल्टर्न क्यों पढ़ना पड़ेगा, सबाल्टर्न इसलिए आ जाएंगे क्योंकि इन्होंने इस चीज को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, यानी सामाजिक शोषण को नजरअंदाज किया राष्ट्रवादी लेखकों ने। दूसरा, जाति में जिस प्रकार का, यानी इनको नजर, दूसरा उन्होंने दूसरा राष्ट्रवादी लेखक एक बड़ी गलती करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो विश्व की सभ्यता है, विश्व की सभ्यता में भारतीय सभ्यता का बहुत ज्यादा रोल है, यानी कहते हैं कि विश्व में जो तमाम सभ्यताएं हैं उसमें भारतीय सभ्यताओं का बहुत ज्यादा योगदान है, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतना ज्यादा योगदान, यानी कहते हैं कि विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं में भारत की सभ्यता सबसे बेहतर है, और सभी सभ्यताओं में भारत का जो है उसका यानी भारतीय सभ्यता को, यानी भारतीय जो सभ्यता है उसको कहते हैं सबसे बेहतर सभ्यता है, और दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें सभी सभ्यताओं में भारत की सभ्यता बेहतर थी, यानी भारतीय सभ्यता का जो प्रभाव है वह सभी सभ्यताओं में दिखता है, बल्कि ऐसी बात नहीं थी, यानी इन्होंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बातें लिखा। दूसरा एक चीज बहुत है कि इन्होंने प्राचीन काल की जो हमारी समस्त उपलब्धियां थी, आज तक हमारे इतिहास में जितनी भी उपलब्धियां थी उनको उन्होंने प्राचीन इतिहास से जाकर के जोड़ दिया, यानी अतीत का गौरव गान इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया भाई मेरे। यानी जो राष्ट्रवादी लेखक थे ये मात्र अतीत का गौरव गान करता रहता था, हमारा ऐसा था, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा था, हमारा ये कह सकते हैं क्या बोलते हैं इतिहासकार हमारे ऐसे थे, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा थे, विक्रमादित्य हमारे ऐसे थे, या जितने भी हमारे शासक बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए हैं ये ऐसे थे वैसे थे, इतनी लड़ाई लड़ी, इतना कर दिया, ये प्रशंसा ही करता रहता था। यानी इसके पहले ये खामियां हैं, इनकी सीमाएं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सीमाएं। तो ये क्या है, समस्त उपलब्धियों को क्या लिखोगे, राष्ट्रवादी लेखकों ने समस्त उपलब्धियों को भारत की, यानी भारत की प्राचीन सभ्यता, यानी प्राचीन भारत से जाकर के जोड़ जाते हैं, यानी राष्ट्रवादी जो लेखक होते हैं मात्र अतीत का ही गौरव गान करते हैं, यानी अतीत का गौरव गान करते हैं, मौजूदा स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, यानी अतीत के बारे में पुरानी जो बातें बीत गई हैं उन्हीं की बातों में बता करके खुश होता रहता है। ठीक है, ये इनकी क्या है कुछ सीमाएं हैं। दूसरा, निष्कर्ष कैसे लिखोगे, इसका निष्कर्ष में क्या लिखोगे, सबसे पहले हम निष्कर्ष पर आते हैं कि भारतीय इतिहास में, ध्यान सुना, भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार था जब औपनिवेशिक काल, यही भारतीय इतिहास में अगर देखोगे जो औपनिवेशिक काल था उसके बाद भारत की इतिहास की व्याख्या की, यानी अंग्रेजों के बाद जो होता है वह राष्ट्रवादी लेखक ही पहले आते हैं जो भारतीय इतिहास की व्याख्या करते हैं, या भारतीय इतिहास में क्या था क्या नहीं तो उसको बताने का प्रयास किया गया। पहली विशेषता यानी कह सकते हैं निष्कर्ष निकला। दूसरा, भारतीय जो राष्ट्रवादी लेखक थे, यानी जो भारतीय जो राष्ट्रवादी लेखक थे उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, गुप्त काल को, मौर्य काल को, हर्षवर्धन के काल को, जिस प्रकार से उन्होंने उनका बखान किया या उनकी प्रशंसा की, इससे क्या होता कि भारतीय लोगों में गौरव तथा चेतना का विकास होगा। यानी भारत के लोगों में जिस प्रकार से बोलेंगे भाई हमारा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छा था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था, इसको करने से क्या होता है कि हमारे जो, ठीक है, हमारे जो रहते हैं कि जो हमारी भारतीय जनता होती है उसमें गौरव और चेतना का विकास होता है। दूसरा, राष्ट्रवादी लेखकों ने जो लेखन किया उससे हमारे पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम मिलता है। यानी क्या है, यानी भारत में जो एकता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यानी जिस प्रकार से राष्ट्रवादी लेखकों ने भारत की गौरव गाथा का गुणगान किया, उनकी गौरव गाथा का जिस प्रकार से उन्होंने गुणगान, इससे कहता कि भारत में जो है आत्मविश्वास जो है, जो गौरव, उसकी चेतना का विकास होगा और भारत को एक सूत्र बांधने में सफलता मिल सकती है। आखिरी में कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी लेखकों ने साम्राज्यवादी जितने लेखक थे या जितने भी अंग्रेज लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में गलत लिखा, उन सभी विचारों का एक पूरी तरह से खंडन करते नजर आते हैं, और तर्कों के आधार पे, यानी राष्ट्रवादी लेखकों ने तर्कों के आधार पे औपनिवेशिक जितने लेखक थे उनकी बातों का खंडन करते हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी उनको बताने का इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, तो अगर जैसे आएगा तो क्वेश्चन अगर यही आ जाता कि मेरी तरफ से देखोगे कि राष्ट्रवादी इतिहास की पृष्ठभूमि क्या रही, यानी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, भूमिका लिखनी पड़ेगी, फिर उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर उनकी सीमा, यानी उन्होंने किन चीज़ों को नहीं टच किया या उनकी गलतियां क्या थी, या उन्होंने किस चीज़ का गुण, लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। इसमें कई सारे हेडिंग मैंने लिख रखी है और कई सारे जो पॉइंट थे वो मैंने आराम से आपको ईजिली बताने का काम किया। ठीक है, हेलो।
देखिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा कि कुछ ऐसे राष्ट्रवादी लेखक हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी लेखन किया, तो उनके राष्ट्रवादी लेखन में क्या नज़र आता है और क्या नज़र नहीं आता, तो उनको देखेंगे। इसमें तो हम देखेंगे जैसे सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको ही पार्ट देखें। राधा कुमुद मुखर्जी को देख लेते हैं कि उन्होंने राष्ट्रवादी लेखन किया तो किस प्रकार से उन्होंने लिखा था। ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी को ही देख लेते हैं, उन्होंने किस प्रकार, जैसे इनको देखोगी काशी प्रसाद जायसवाल हैं। काशी प्रसाद जायसवाल को कुछ तो समझ लो, थोड़ी थोड़ी बातों को। काशी प्रसाद जो जायसवाल है ना, इन्होंने किस चीज़ों का अध्ययन किया, जैसे मैं बता देता हूँ। इन्होंने वैदिक सभ्यता यानी कि संप्रभु सभा बताया, इन्होंने वैदिक काल को न्याय सभा बताया, हिंदू गणतंत्र राज्य बताया, इन्होंने हिंदू राज्यत्व बताया, जनपद या हिंदू मंत्री परिषद। यानी ज़्यादातर जो हमारे, ध्यान रखना, ज़्यादातर तो हमारे जो राष्ट्रवादी लेखक है उन्होंने प्राचीन इतिहास को बहुत ज़्यादा लिखा है, यानी गुप्त काल को लिखा है, मौर्य काल को लिखा है, वैदिक सभ्यता को लिखा है, या वैदिक सभ्यता में क्या था, जो न्यायिक विभाजन कैसे था, या हमारा वैदिक समाज कैसे था, उसका गुणगान बहुत ज़्यादा करते नहीं गए। जैसे यहाँ पर जायसवाल जी की हम बात कर रहे हैं, तो जायसवाल जी की अगर हम बात करें तो क्या है, वैदिक सभ्यता को इन्होंने संप्रभु सभा बताया, या वैदिक काल को न्यायिक सभा सबसे बेहतर न्यायिक सभा थी, हिंदू गणतंत्र राज बताया, नहीं उन्होंने बोला कि हिंदू गणतंत्र राज था, हिंदू राजत्व है, या जनपद है, या काराधन, ये कह सकते धन की निकासी, सभी यह हिंदू सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर हैं। यानी हिंदू संवैधानिक परंपराओं में पतन और पुनरुत्थान को, इनको लेकर के लिए, यानी कह सकते हैं कि हिंदू और वैदिक सभ्यता के जो इतिहास लेखन होता है उसमें जो, जैसे हमने जायसवाल की बात की, तो इसमें कई प्रकार की चीज़ों को लिखते हुए केपी जायसवाल हम इनको बोलते हैं, उन्होंने इसका लेखन किया था। यानी वैदिक शास्त्रीय तथा प्रकृति तथा इस देश में अभिलेख जो है, मुद्रा संबंधित जो दस्तावेज होते हैं उनका इन्होंने सारा अध्ययन किया था। हिंदू पॉलिटी यानी संस्कृत ग्रंथों तथा अभिलेखों का भी इन्होंने औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा गढ़ी गई हिंदू राज व्यवस्था की जो छवि थी उसके विपरीत हिंदू राज व्यवस्था पर अपने तर्कों से विकसित करने के लिए किया था। यानी उन्होंने जिस प्रकार से औपनिवेशिक इतिहासकार जो थे वो कहते थे कि हिंदू समाज को जिस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया था, उन्होंने जो हिंदू जो विधि थी, जो विधान थे, जो धर्मशास्त्र थे, जो हिंदू राज व्यवस्था थी, उसको उन्होंने विकसित करा तथा उसको कह सकते हैं कि उसको बताने का या बखान करने का उन्होंने क्या किया था, काम किया था। ठीक है, शुरुआतों में बौद्ध जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत तथा साथ में ही यूनान के स्रोतों में, देखो जिस प्रकार से अंग्रेज कहते हैं कि भारत में, ठीक है, जिस प्रकार से अंग्रेज कहते थे कि भारत में भाई कि जो शासक है बहुत निरंकुश शासक है, लेकिन कौटिल्य है, हर्षवर्धन है, कौटिल्य हर्षवर्धन के आधार पे या कौटिल्य की जो बुक है उसके आधार पे कहते हैं कि हमारे यहाँ पर राजा निरंकुश नहीं है। केपी जायसवाल इसी बात को बताते हैं कि जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो शासक है वह बिल्कुल पूरी तरह से निरंकुश चल रहा है, वही कौटिल्य का एग्जाम्पल देते हुए, हर्षवर्धन का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो राज सत्ता है वह निरंकुश शासक नहीं है बल्कि न्यायप्रिय शासक है। क्या कहते हैं, हमारा जो शासक है वो न्यायप्रिय शासक है, बल्कि हमारा जो शासक है वह निरंकुश शासन नहीं चला रहा है। इस प्रकार की बातों को, जहाँ तक कौटिल्य भी यानी राजतंत्र के पक्ष को बड़ा, यानी कहते हैं जैसे हमारे इतिहास में कौटिल्य हैं तो राजतंत्र की बात करते थे, राजतंत्र के बड़े पक्षधर हैं, या कहा जाता है कि राज्य के मामले में मंत्रियों की परिषद में चर्चा की जानी चाहिए, जो भी बहुमत है राजा उसी का निर्वाह करे। यानी कहते हैं कि जिस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपनी मंत्री परिषद बना रखी थी, जो मंत्री परिषद में जो विचार विमर्श होता था और मंत्री परिषद में जो निष्कर्ष निकलता था वही काम होता था। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे हर्षवर्धन के काल में कौटिल्य जो थे वह काफी राजतंत्र के पक्षधर थे और राजा हर्षवर्धन जी जो हैं वह मंत्रियों से अपने विचार विमर्श करके फैसले लेते थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो शासन था वह बिल्कुल निरंकुश शासन था, राजा अपनी मनमानी नहीं करता था बल्कि अपनी मंत्रियों से दिशा निर्देश लेता था, राय मशवरा लेकर के ही सारे कामों को करता था। यानी जिस प्रकार से कौटिल्य जो थे राजतंत्र के बड़े पक्षधर थे, इनका एग्जाम्पल देकर के जो अंग्रेजों ने बोला था उसको क्या करते हैं, उसको खंडित करने का काम किसने किया है, केपी जायसवाल ने किया है। तो केपी जायसवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमें देखने का राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक है, इनको देख लेते हैं। एक इस चीज की बात करेंगे, ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी देखें। राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी गहन और बहुमुखी विद्वान के लिए जाने जाते हैं। उनके भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों में विपुल ज्ञान तथा प्रकृति तथा संस्कृति के बीच संबंध की जानकारी समझने, उन्होंने भारत के अतीत के संबंधों में औपनिवेशिक व्याख्या के विपरीत भारतीय राष्ट्रवाद राज्य के पक्षधर के रूप में उन्होंने आधारित खंडिता का आख्यान किया है। उन्होंने अपनी कृति जो उन्होंने बताई है उन्होंने लिखा है। देखो ये किन चीज़ों की बात करते हैं हम उनको देखते हैं, क्योंकि इसमें जो, क्योंकि लिखना तो वही रहेगा जो इसमें ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो ये अगर देखो भारतीय परंपरा को नहीं, औपनिवेशिक इतिहासकारों के लेखन को लोकप्रिय बनाए गए विचारों में भारत में मात्र पृथक जनसमूह
परंपरा मूल्यों का एक समूह है, बल्कि जो कहते हैं राष्ट्रीय बोध को ज़्यादा बताते हैं। यानी जिस प्रकार ने बोला कि भारत में किसी प्रकार के भारत के अतीत के विवरण में जिस प्रकार यानी यहाँ पर सांस्कृतिक अखंडता को बताते हैं। यानी अंग्रेजों ने बोला कि भारत में क्या है, सांस्कृतिक रूप से अखंडता है, भारत बटा हुआ है, लेकिन उनके मतों में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रवाद को बताते हैं। यानी भारत में क्या है, अखंडता नहीं है, खंडित नहीं है, बल्कि तीर्थ स्थानों को, बल्कि जैसे हिंदू कल्चर है या इस करके भारत में सभ्यता के विचार को इन्होंने अधिक विस्तार दिया। यानी कहते जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बोला कि भारत में कोई सभ्यता नहीं, कोई कल्चर नहीं है, तो उसको क्या होती है, राधा कुमुद मुखर्जी जो है उसको बुरी तरह से क्या होते हैं, नकारते हुए आपको नजर आएंगे। इन्होंने क्या एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने माना नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि भारत में है नहीं, देखो आगे कहते हैं कि ऋग्वेद में संप्रथम शक्तिशाली आर्य जनजाति या जन के मुखिया के रूप में उसका उल्लेख करते हैं, जिसने उन संघर्षों तथा लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके माध्यम से आर्य राज व्यवस्था तथा भारतीय इतिहास के प्रभाव की बेला के रूप में कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि विविध जो मान्यता हैं, देखो श्रीमद् भागवत गीता में भी, जैसे उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ राजाओं की उपाधि दी है, कई जातियों जनजातियों तथा राजाओं जैसे द्वारा हूण है, यान है, इस प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने रखा है। भारत में इस प्रकार से देशों में जैसे लोग निवास करते थे, उनमें लोगों में जैसे सन्मुख उठ खड़ा हुआ। इस देश में अनेक नामों से जैसे ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर राजवंश है, जो भारत है, वह किसी प्रकार में धार्मिक रूप से या कह सकते हो राजसी रूप से एकता बनी हुई है। यानी कहते हैं विखंडन की स्थिति जो है वह विखंडन की स्थिति नहीं। यानी जैसे अंग्रेज कहते थे भाई जनजातियों में, जातियों में, और राज्य जो बटा हुआ है, यानी राज्य जो बटा हुआ है, राजा जो है वह जाति को देख करके, धर्म को देखकर उस आधार पर फैसले लेना, बल्कि लोग क्या करते हैं, इसका खंडन करते नजर। क्योंकि सारे चीज़ों देखो ये बल्कि जो पूरा होगा जिस प्रकार से अगर देखोगे, ये हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास के आधार पे ही औपनिवेशिक इतिहासकारों ने जिस प्रकार से भारत की जिस प्रकार से वो लिखते हैं कि भारत में सभ्यता संस्कृति कल्चर नहीं है, उन चीज़ों का प्राचीन इतिहास से जोड़ करके बताते हैं कि हमारा सभ्यता संस्कृति जो कल्चर है वो बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है, उनको बताने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इनका रमेश चंद्र मजूमदार, जिन्हें हम आरसी मजूमदार भी बोला जाता है, काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, आरसी मजूमदार ने भारत के इतिहास और बंगाल के इतिहास के प्राचीन समय से लेकर के स्वतंत्रता के संघर्ष तक इन्होंने लिखा है। ठीक है, अपने लेखन की शुरुआत में भारत के शास्त्रीय यानी क्लासिकल युग तथा प्राचीन भारत को इन्होंने लिखा है, तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर 3 भागों में इन्होंने किताबों को लिखा, अपनी पुस्तक में इन्होंने बताया है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदू सभ्यता के विस्तार की व्याख्या की है। कौन? आरसी मजूमदार क्या हैं? हिंदू सभ्यता की इन्होंने विस्तार की व्याख्या की है। सुवर्णपूर्व में भारतीय सभ्यता के विस्तार को, प्राचीन भारत में समुद्रिक तथा औपनिवेशिक सफलता को देखा। उन्होंने एशिया महाद्वीप में विस्तृत हिस्से में संस्कृति विकास को भी भारतीय सभ्यता के प्रभाव की ओर से ध्यान, यानी भारतीय जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके प्रभाव को इन्होंने ध्यान खींचा। उन्हें भारतीय सभ्यता जो संस्कृति है उसको इन्होंने लिखने का काम किया। मजूमदार जो है अगर देखोगे तो वो कह सकते हो कि भारतीय सभ्यता का जो क्रमिक विकास हुआ है, नहीं कह सकते हो कि भारतीय सभ्यता जो हमारी है उसका जो क्रमिक विकास हुआ है, क्या है उसका जो क्रमिक विकास हुआ है, या कह सकते हो लगातार जो उसका विकास हुआ है, उस क्रमिक विकास को, ठीक है, उस क्रमिक विकास को क्या है समझाने का प्रयास करते हैं। यानी जो भारतीय सभ्यता है वह लगातार विकसित हो रही है। यानी जिस प्रकार अंग्रेज कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता जो संस्कृति है वह ठहर सी गई है। देखो एक चीज मैंने बताया था कि अंग्रेज कहते थे कि भारत की जो सभ्यता जो संस्कृति है वह रुक सी गई है, वह ठहर सी गई। यानी भारत की जो सभ्यता है वह डेवलप नहीं रही, आगे बढ़ नहीं रही, यानी प्रोग्रेस नहीं देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि भारत की जो आरसी मजूमदार यही चीज कह रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है वह प्रोग्रेस यानी गतिशील है। लेकिन अंग्रेजों या साम्राज्यवादी जो इतिहासकार थे उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है वह क्या है ठहर सी गई है या रुक सी गई है, या हमें वह गतिशील दिखाई नहीं देती। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है वह ठहरी नहीं, गति क्या होती है वो लगातार चल रही है, यानी डेवलप हो रही है। यानी वो ऐसा नहीं कि रुक सी गई है, सभ्यता का विकास नहीं है, सभ्यता शुरू ये उस प्रकार के, यानी जो इस प्रकार को उन्होंने बोला था कि भाई आपकी गतिशील नहीं। 400 या 500 सालों के मुस्लिम काल में 200 वर्षों में कम समय ब्रिटिश काल के समय से महत्व, यानी जिस प्रकार से बोला कि जो मुस्लिम समय था वहाँ पर जो भारत का जो विकास था बिल्कुल नहीं। तो अंग्रेजों ने बोला कि हमने तो भैया 200 साल के अंदर में इतना विकास कर दिया, 150 साल के अंदर में विकास कर दिया। जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने तो 500 साल में जितना काम नहीं किया है, आपकी तो सभ्यता रुकी हुई थी, आपका तो डेवलप नहीं हो रहा। तो लोग ये बताते हैं, उसका खंडन करते हुए नजर आएंगे।
जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बोला था कि भाई कि हम ही यहाँ पर विकास, हम लोग ही यहाँ पर विकास कर रहे हैं, बाकी जितने लोग हैं उन्होंने यहाँ पर विकास नहीं किया है या चीज़ों को डेवलप नहीं किया है, उस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बताते हैं कि हमारा जो डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारी सभ्यता संस्कृति जो ठहर सी या रुक सी नहीं गई है, बल्कि हमारी जो सभ्यता जो संस्कृति है उसका लगातार क्या हो रहा, क्रमिक विकास हो रहा है, रुकी हुई सभ्यता नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया था कि बहुत सारे उपनिवेश इतिहासकार बोलते हैं कि भारतीय जो सभ्यता है वो ठहरी है, रुकी है, यानी डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि वो कहते हैं कि जब यहाँ पर अंग्रेजों के शासन आने से पहले जो यहाँ पर मुस्लिम जो साम्राज्य था वो डेवलप नहीं करा, वो विकास नहीं करा, यानी हिंदुओं का जैसे दमन कर रहा है, जैसे शोषण कर रहा है, इससे कह सकते हैं समाज विकसित नहीं, सभ्यता रुक सी गई। तो ये बताते हैं ऐसा नहीं, बल्कि हमारा जो भारतीय समाज है वह लगातार डेवलप हो रहा है, कई हजार सालों के इतिहास में वह लगातार क्या रहा, चीजों को आकर्षित कर रहा है, हमारी संस्कृति जो है निरंतर बढ़ रही है या निरंतर उसका विकास हो रहा है। ठीक है। और मजूमदार अन्य राष्ट्रवादी विद्वानों का यह तर्क है कि भारतीयों ने दक्षिण एशियाई संस्कृति को प्रभावित किया है, यानी मजूमदार भी कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वह दक्षिण एशियाई जो संस्कृति उसको प्रभावित किया, उसको आकर्षित किया है, और उनकी संस्कृतियों भी भारतीय तत्वों के यानी कहते हैं जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनकी संस्कृतियों में भी भारतीय जो संस्कृति है उसके तत्व मिलते हैं। मजूमदार ने यह भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार वह स्थानीय विश्वास और व्यवहार अंततः भारतीय तत्व, यानी कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति जो सभ्यता है वह दूसरे देशों में फैली हुई, यानी हमारी जो सभ्यता है जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, दूसरे समाजों में दूसरे देशों में भी उसके हमें तत्व दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेज कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वह सबसे निचले पायदान की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता हमारी जो संस्कृति है उसके मूल्य यानी उसके जो मूल्य हैं वह दूसरी सभ्यता समाजों में भी दिखाई देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरसी मजूमदार यही कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने आरोप लगा दिया था कि भाई बोल दिया था कि आपकी जो सभ्यता जो संस्कृति है ना वो निचले स्थान की, सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया। तो मजूमदार जी ये कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता जो संस्कृति है वह दूसरे देशों में दिखाई देती है, यानी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसके जो गुण हैं, उसकी जो बातें हैं, जो उसी प्रकार की सभ्यता हमारी सभ्यता संस्कृति को दक्षिण एशियाई संस्कृति को प्रभावित किया है, और दक्षिण एशियाई जो संस्कृति है उसमें भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं जो गुण हैं वह मौजूद हैं, वह हमें दिखाई भी देते हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है वह लगातार डेवलप हो रही है और हमारी सभ्यता संस्कृति जो गुण जो मूल्य हैं वह दूसरे संस्कृतियों में भी विद्यमान है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई, जब हमारे कल्चर जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो खान पान पहनावा है उसे दूसरे लोग भी अपना रहे हैं, हमारे संस्कृति के जो मूल्य हैं वह दूसरे संस्कृति में दिखाई देते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वह सबसे निचले पायदान के। तो इस प्रकार से राष्ट्रवादी जो लेखक थे उन्होंने जितने भी औपनिवेशिक इतिहास के लेखक थे उनकी सभी बातों का ये क्या कर देते हैं, नकार देते हैं या इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यही था आपका जो था, मैंने लगभग सारा बता दिया। चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 और इसके साथ अगला जब हम चैप्टर करने जाएंगे चैप्टर नंबर 19 वाला जो चैप्टर रहेगा, तीनों चैप्टर जो है ना एक जैसे चैप्टर हैं, तीनों की जो अगर प्रकृति यानी जो नेचर है वह लगभग एक जैसा है। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो चैप्टर नंबर 17 पहले 17 पढ़िए, फिर 18 पढ़िए, फिर 19 पढ़िए, तो आपकी जो समझ होगी ना, आप तीनों चीज़ें एक तरह से जुड़ी हुई हैं और तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जितना था इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जितना तो मैंने आपको बता दिया, बाकी जो होगा आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इसका जो क्या 19वां चैप्टर बचा हुआ है, और 19वें चैप्टर में आपको क्या देखने मिलेगा, वहाँ पर जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है और सबर्टन इतिहास लेखन क्या है। देखो, जैसे मैंने बोला था, जब मैंने राष्ट्रवादी को मैंने जिक्र किया, मैं तो मला वही राष्ट्रवादी ने काम कर दिया था, एक यहाँ पर बड़ी गड़बड़ कर दी उन्होंने कि जो हमारा जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उसकी तो बातें नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ मौज इसी मगन है कि हमारा जो मौर्य गुप्त काल था, जो मौर्य काल था बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, यानी गुणगान ही कर रहे थे, यानी मजदूरों की बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं। ठीक है, यानी जो मजदूर वर्ग है उसकी अपेक्षा हुई, उसकी बात नहीं लिखी गई, तो इतिहास कैसे पूरा हो सकता है। दूसरा मैंने बोला जो शोषित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है उसकी बात नहीं की, उसकी बात नहीं की। तो आगे चल करके इसमें जो इतिहासकार और आएंगे जिसमें हम क्या बोलेंगे, मार्क्सवादी इतिहासकार। दूसरा सबर्टन, सबर्टन का मतलब होता है जो निम्न जातियां हैं,
यानी हमारे इतिहास में जो निम्न जातियां हैं, जो छोटी जातियां हैं, उनका भी जब तक हम उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। जब तक हम मजदूरों की बात नहीं करेंगे, जब तक हम गरीब इंसान को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम नहीं समझेंगे। यानी ये लोग कहते हैं कि हम मात्र राजा का इतिहास पढ़ करके या राजवंशी इतिहास पढ़ के हम इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। जब तक हम निम्न जाति, आदिवासी है, किसान है, मजदूर है, भूमिहार है, या इन लोगों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इतिहास को सही से समझा नहीं जा सकता है। यानी अब भारत में एक कह सकते हो कि इतिहासकारों की नई श्रृंखला शुरू होगी। एक मार्क्सवादी इतिहासकार होंगे, एक सबर्टन होंगे। मार्क्सवादी इतिहासकार जो कार्ल मार्क्स को आइडल मानते हुए उनकी विचारधारा के अनुरूप भारतीय इतिहास को, जैसे मजदूर है, किसान है, इनको कहते हैं इनको कि भाई इनको इतिहास में महत्व नहीं दिया गया, इनके ऊपर नहीं लिखा गया, जब तक हम इनको नहीं सुनेंगे जानेंगे तब तक इतिहास पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार से जो हमारी सबर्टन इतिहासकार आते हैं वो इस चीज़ को बताएंगे कि जब तक हम जो निम्न जातियां हैं, जैसे आदिवासी हैं, दलित हैं, जब तक इनके एंगल से इतिहास को नहीं जाना जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक इतिहास की जो समझ है, वो हमारा दृष्टिकोण है, इतिहास पूरा नहीं होगा। यानी अगला जो चैप्टर होने जा रहा है, अगले जो चैप्टर रहेगा आपका, वो इसमें रहेगा क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार और सबर्टन। सबर्टन शब्द एक मैं बताऊं, सबर्टन का मतलब होता है कि जो हमारी निचली जातियां हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, या जो अन्य जातियां थीं, इनके बारे में इतिहास में उतना कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया, इसलिए इतिहासकार आते हैं जो इनको आधार बना करके इतिहास लिखेंगे। जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, मार्क्सवाद की जिसे विचारधारा उसके आधार बना करके, यानी मजदूर को, किसान को या शोषित वर्ग है उसको आधार बना करके इतिहास को लिखेंगे। अन्य दो धाराएं चैप्टर नंबर 19 में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है।